बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। जैसा कि सितंबर का आधा महीना तकरीबन गुजर चुका है, तो अब कनोला और सरसों इसकी काश का जो वक्त है वो अरूज पर है। तो इस हवाले से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं अयूब रिसर्च में आया और यहाँ पे ऑयल सीड का जो सेक्शन है वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग भी थी, वो ट्रेनिंग भी हासिल की और उसके बाद हाफिज़ साद मुस्तफ़ा साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। तो मैंने ये इस अपॉर्चुनिटी को गोल्डन जाना और कोशिश की है कि उनसे कुछ टाइम लेके आपके लिए थोड़ी सी मालूमाती वीडियो बना ली जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अब इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस बैठक में हाफिज़ साद मुस्तफ़ा साहब को वेलकम कहता हूँ। वेलकम सर। मेहरबानी जी, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर, मैं चाहूँगा कि आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल भी अच्छा है, लेकिन मैं आज जो फोकस है मेन वो ये है फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन से काम करने चाहिए इब्तदा से लेकर आखिर तक कनोला की फसल को ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए, मुनाफा बख्श, जो अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमारे काश्तकार की पैदावार बढ़े, उस हवाले से गोल्डन जो प्रिंसिपल हैं उन पे बात हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड सिलेक्शन के हवाले से। तो सीड सिलेक्शन में हमें कौन कौन सी वैरायटियाँ लेनी चाहिए और किस वक्त लगानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें जी, कैनोला के और जो हमारी ज़्यादातर वैराइटीज़ चल रही हैं, दो तरह की वैराइटीज़ हैं। एक कैनोला है, एक मस्टर्ड, जिसे आम जो अल्फाज में राया या सरसों कहते हैं। ठीक है जी, जो कैनोला वैराइटीज़ हैं इनके लिए अलग वक्त काश्त है और जो सरसों की वैराइटीज़ हैं इनमें अलग वक्त काश्त है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कौन कौन सी इस वक्त वैराइटीज़ हैं जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। उसमें सुपर का कैनोला है, ये गोभी सरसों की वैरायटी है, और सांदल कैनोला है। सांदल कैनोला का क्योंकि पिछले साल ही अप्रूव हुआ है, ये ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसका लिमिटेड क्वांटिटी में सीड मिल जाएगा। उसके अलावा मस्टर्ड के अंदर आरी कैनोला है। ये पाकिस्तान की पहली और वाहिद वैरायटी है जो मस्टर्ड के अंदर कैनोला है। उसके अलावा जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो मस्टर्ड की नॉन कैनोला वैरायटीज़ हैं, जिसमें सुपर राया वैरायटी आती है। इसका भी बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, बड़ी अच्छी पैदावार है। तो ये काश्तकार इनका जो है ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से भी सीड ले सकते हैं, और ज़्यादा मिकदार में पंजाब सीड कॉरपोरेशन और प्राइवेट सीड कंपनीज़ के पास भी इनका सीड है, तो ये लिया जा सकता है। तो सीड के हवाले से तो सबसे बेस्ट ये है कि अच्छी वैराइटीज़ का और जो अप्रूव वैराइटीज़ हैं उन्हीं का सीड काश्त लिया जाए और उसे काश्त किया जाए। दूसरे नंबर पे जो मेन सर आपकी जितनी आपने बात की, इसमें आपकी बात में डोमिनेट था लफ्ज़ कनोला। तो ये क्या बला है? इसको क्या कहते हैं? दूसरी सरसों से इसका डिफरेंस किस तरह है? और एक आम आदमी जो जिसको नहीं पता कि ये क्या बला होती है, उसके लिए आप क्या बताएँगे? किस तरीके से बताएँगे कि ये कनोला है और ये कनोला नहीं है? और कौन-सी कनोला लगाए और कौन-सी कनोला वो ना लगाए? देखिए जी, कैनोला किसी अलग फसल का, अलग क्रॉप का या स्पीशी का नाम नहीं है। ये गोभी सरसों के अंदर और जो हमारी राई की जो किस्में हैं इनके अंदर क्वालिटी कैनोला है जो है। ऑयल जो होता है निकलता है उसकी क्वालिटी, उसमें एक कंपोनेंट होता है फैटी एसिड है जो नुकसानदेह है, एरूसिक एसिड। जिसके अंदर और जिस भी क्रॉप के अंदर मस्टर्ड हो चाहे कैनोला हो, एरूसिक एसिड 2% से कम होगा वो कैनोला कहलाएगा। अब तक पाकिस्तान में जितनी भी जो वैराइटीज़ हैं उनमें गोभी सरसों की जो वैराइटीज़ हैं वो कैनोला है, जिसमें फैसल कैनोला है, सुपर कैनोला है, सांदल है, प्राइवेट कंपनीज़ का हायोला है, कैंजो सीड है, एक उसका जो गोल्ड स्टार के नाम से एक वैरायटी हाइब्रिड है, वो कैनोला है। मस्टर्ड के अंदर जितने भी मस्टर्ड पाकिस्तान में राया ग्रुप जो पाया जाता है, जिसे आम अल्फाज में राया कहते हैं, वो नॉन कैनोला है, कोई भी कैनोला नहीं है सिवाय आरी कैनोला के। आरी कैनोला की पहचान ये हो जाती है कि उसका सीड दो रंग का होता है, उसमें एक पीला रंग का सीड है और एक भूरे से ब्राउन और ब्लैक कलर का सीड है, ये कैनोला है। बाकी जितने भी राया हैं वो नॉन कैनोला जो वैराइटीज़ या हाइब्रिड हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कनोला जिसको कहते हैं ये एक म्यार का नाम है कि ऐसा कोई बीज हो जाए जिसमें ये दो जो केमिकल आपने बताए हैं वो 1-2% से कम हो और दूसरा और 30 दूसरा 30% उसकी खल में कम हो। हाँ, 30 तो इस माइक्रोन तरह का जो भी सीड होगा उसको हम, कैनोला कहेंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कनोला मस्टर्ड वैरायटी में भी हो सकता है और राया वैरायटी में भी, गोभी सरसों की गोभी सरसों की वैरायटी में भी हो सकता है। तो ये एक छोटी सी बात है, अक्सर जगहों पे ये होता है, हमें क्वेश्चन भी आता है नाजरीन कि मैंने तो कनोला लिया था तो ये गोभी सरसों निकल आई है, तो मैंने कनोला लिया था तो ये राया निकल आया है, तो ये फलां है। असल में ये एक म्यार का नाम है, जैसे मुस्तफ़ा साहब बता रहे थे कि म्यार है कि वो दो चीज़ें हैं,
उनकी परसेंटेज एक की 2% से, और उरुसिक एसिड जो है उसकी 2% से कम हो ऑयल में, और लिनोलिनिक एसिड दूसरा है ग्लूको ग्लूकोसाइनोलेट सल्फेट ग्लूकोसाइनोलेट वो खली के अंदर 30%, 30 30 माइक्रोमोल माइक्रोमोल पर पर ग्राम। ग्राम से कम हो, तो वो कनोला वैरायटी होगी। तो इसको उर्फ़े आम में हम कहते हैं कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड। तो जिसमें दोनों हो वो डबल कनोला हो गया, जिसमें एक का हो वो सिंगल कनोला है। तो ये तो सर बात होगी। अब ज़मीन की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए कि हम कनोला या सरसों लगाना चाह रहे हैं, तो हमने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है? ये फील्ड भी माशाल्लाह हम देख रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा लेवल किया हुआ है, आपकी लेबर भी यहाँ पे काम कर रही है। तो इस हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? थोड़ा-सा माइक को करीब भी रखिए। देखें जी, सबसे पहले चाहे वो कैनोला की फसल है, चाहे कोई और फसल आप गंदम काश्त कर रहे हैं, कपास काश्त कर रहे हैं, जिस तरह का हमारा अब क्लाइमेट चेंज आ रही है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वक्त काश्त है कि आप जो है सही वक्त काश्त, जो रिकमेंडेड वक्त काश्त है, उस पे जो आप काश्त करें, उससे जो जो तब्दीली, मौसमियात की तब्दीली आ रही है, इनके असरात जो हैं उससे भी बचा जा सकता है। जो कीड़े मकोड़े जो फसलों के आते हैं उनसे भी बचा जा सकता है, बीमारियों से भी बचा जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। इसलिए जो राया अक़साम है उसके लिए बेस्ट वक्त काश ये है कि जो सितंबर का आखिरी हफ्ता है उसके अंदर काश्त किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अक्टूबर के पहले हफ्ते या 10 दिन में तक ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर आप बेस्ट टाइम की बात करेंगे तो उसमें सितंबर का आखिरी हफ्ता राया की अक़साम के लिए बेहतरीन है। और जो कैनोला अक़साम है उसमें अक्टूबर का पहला हफ्ता बेस्ट है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 अक्टूबर तक ले जाया जा सकता है, जिससे अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है, बीमारियों और कीड़ों से भी बचा जा सकता है। दूसरी है ज़मीन की तैयारी। ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मरहला होता है कि ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार किया जाए, ताकि जो पौधा है उसको सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो आप उसमें खाद डाल रहे हैं और उसमें जो पानी लगाएंगे और जो दूसरी चीज़ें, वो उसको अच्छी तरीके से उसकी जड़ें उसमें फलें फूलें और अपने न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर सकें, और उससे को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की तरफ उन खुराक को मुंतकिल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाए। उसके लिए ये है कि जो सबसे पहले ज़मीन को जो हल अच्छी तरह हल चला के 2 हल चलाएँ आप, उसको अच्छी तरह जो नरम किया जाए उसमें जो है। उसके बाद अगर आपने 3 साल हो गए हैं, आपने अपनी ज़मीन को लेवल नहीं किया लेज़र लेवलर से, तो लाज़मी उसमें लेज़र लेवलर फिरना चाहिए, और 3 साल बाद ही जो चीज़ल प्लो है, गहरा हल है, वो भी चलाया जाए, ताकि जो नीचे हार्ड पैन बनता है वो टूट जाए और सही तरीके से पौधे को बिल्कुल आसानी के साथ अपनी जड़ें ग्रो करे, और उसमें पानी भी और दूसरी खुराक भी ज़मीन से अपटेक करे, और उसको आगे जो है उसकी पैदावार में इजाफ़ा हो। दूसरे नंबर पे है इसकी जो है ना जो जर्मिनेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इसको हमेशा तर वतर के अंदर, इसे कहते हैं ना तगड़ा वतर, अच्छे वतर के अंदर काश करना है, क्योंकि अगर आम जो वतर होगा उसके अंदर इसकी जर्मिनेशन नहीं होगी। आप जैसे ही आप देखते हैं कि बाज़ दफ़ा आप सोइंग करते हैं, सोइंग के टाइम जर्मिनेशन कम होती है, फिर ऊपर से एक बारिश आ जाती है तो उसकी जर्मिनेशन हो जाती है और बड़ी अच्छी जर्मिनेशन होती है। उसकी वजह यही होता है कि जब आपने उसको सोइंग की होती है, उगाया होता है, उस वक्त आपकी जो ज़मीन है उसके अंदर वतर कम होता है। इसे वतर नहीं चाहिए होता, तर वतर जिसे कहते हैं ना, अच्छा तगड़ा वतर, वो उसमें काश्त करें ताकि इसकी अच्छी से अच्छी जर्मिनेशन हो। जितनी सर आपने बातें की, इनका मैं मफ़हूम थोड़ा-सा आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा। मैं ये समझाऊँ कि एक तो वक़्त काश्त को बड़ा फ़ोकस करके चलना है कि अक्टूबर का आखिरी जो 10 दिन है, पहले जो 10 दिन तक है इसकी काश्त हमें कर लेनी चाहिए। और दूसरी जो अहम बात है, ज़मीन नरम, हमवार और भुरभुरी, ये 3 फैक्टर हैं। आप भुरभुरी आपकी होती है, नरम होती है, 1 हल से होती है, 2 से होती है, 3 से होती है, ये ज़रूर करें। और जर्मिनेशन के हवाले से जो बात आप कर रहे थे, जब ज़मीन आपकी लेवल होगी तो पानी पूरे तरीके से जाएगा और जर्मिनेशन भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी, तो ये ज़रूरी है। अब थोड़ा-सा तरीका काश्त के हवाले से बात कर लेते हैं कि कुछ जगहों पे गपशट का तरीका होता है, कुछ जगहों पे ड्रिल काश्त करते हैं, किस जगह पे पानी लगा के उसके अंदर वो काश्त कर रहे होते हैं, किस जगह पे काश्त करने के बाद पानी लगा रहे होते हैं। तो कौन सी ज़मीन में कौन सा तरीका बेहतरीन रहेगा, तो उस हवाले से थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें सर। देखिए जी, जो कैनोला राया सरसों है, जो हमारी नमकियात वाली ज़मीन है, कलर थोर वाली ज़मीन है, उसके अलावा हर तरह की रेतली ज़मीन में भी हो जाता है, पक्की ज़मीनों में भी हो जाता है। जो है ना, इसके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो नमक जिसमें ज़्यादा नमकियात हैं, कलर थोर वाली ज़मीन है, उसमें इसकी प्रोडक्शन और जर्मिनेशन के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो हम जो इसका सोइंग मेथड बताते हैं, सबसे बेस्ट मेथड तो यही है कि आप ड्रिल से सोइंग करें। उससे एक तो प्लांट से पौधे का फासला और प्लांट पॉपुलेशन जो है मेंटेन रखना, वो बड़ा आसानी से हो जाता है।
क्योंकि इसके लिए कम अज़ कम आपको 1 एकड़ के अंदर 60,000 पौधे करने होते हैं अगर आप इसे अच्छी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। 60,000 से 80,000 तक आप इसके अंदर पौधे लेके जाएँ। उसमें ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने ही एक ड्रिल बनाई है, स्मॉल सीडेड ड्रिल, वो आम आसानी से मिल जाती है 60-65 हज़ार रुपए की। तो वो बनवा के जिसने अपनी कमर्शियल काश्त करनी है, बड़े रकबे पे काश्त करनी है, वो ड्रिल बनवा ली जाए। सबसे बेस्ट तो ये है कि तर-बतर के अंदर उस ड्रिल से काश्त की जाए। उसमें ये होता है कि 1.5 फुट का फासला लाइन से लाइन का होता है और 4 से 6 इंच आप पौधे से पौधे का फासला रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जिसके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो ये है कि आप ज़मीन अच्छी तरह तैयार करें, उस पे यूनिफ़ॉर्म छट्टा दें, ये ना हो कि कहीं बीज ज़्यादा है, कहीं कम है। एक जैसा बीज का छट्टा दें और उसके बाद उसकी हल्की खेलियाँ निकाल लें और हल्का पानी लगा दें। उससे ये तो एक तो ये होगा कि आपका टाइम बचेगा कि ज़मीन तैयार की है, ख़ास तौर पे जिनकी लेट हो गई है काश्त, वो तो लाज़मी ये तरीका इस्तेमाल करें कि उनकी जो बाकी फिर रोनी करेंगे और उसका वेट करेंगे बतर का, वो बच जाएगा टाइम, और टाइम पे जो आपकी कैनोला या राई की फसल काश्त हो जाएगी। खेलियाँ बना के उस पे हल्का पानी लगा दें, उसके बहुत सारे फ़ायदे, जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल हो जाती हैं, आपकी प्लांट पॉपुलेशन भी हो जाती है और क्रॉप की बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है। ख़ास तौर पे अगर मौसमी हालात गैर मुवाफ़िक हों, बारिशें वगैरह का सीज़न हो, तो उसमें भी ये करंट होने से जो है बच जाता है। तीसरे नंबर पे अब जो है अगर किसी की कम नमकियात वाली ज़मीन है जिसमें नमकियात हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें चाहिए वो गप छट के तरीके से काश्त करेंगे, पानी खड़ा करके छट्टा लगा दें। उससे ये है कि 60 वक्ती तौर पे लीच डाउन कर जाते हैं और जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है और उसके बाद क्रॉप ग्रो कर जाती है। तो ये नाज़रीन आपने अपने ज़मीन और रकबे के हिसाब से आपने इसको डिसाइड करना है। तो सबसे बेहतरीन जो हम अगर टेक्निकल बात करें तो वो ड्रिल काश्त है। तो उसमें हम गोडी भी कर सकते हैं, उसमें हमें ट्रैक्टर चलाना पड़ता है वक्ती तौर पे, तो हम वो भी चला सकते हैं। तो ये फासला सर 1.5 फुट बाय 6 इंच, 4 से 6 इंच। 4 से 6 इंच पौधे से पौधे का फासला रखें और 1.5 फुट का वो रखें। तो खाद के हवाले से थोड़ी सी बात कर दें और इरिगेशन के हवाले से, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग के हवाले से। तो ये मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें पूछ रहा हूँ, तो काइंडली उसमें हमारी रहनुमाई फरमाएँ। इसमें सर ऐसा है कि जब आप लाइन सोइंग करेंगे ना, उसके बाद एक हमारा जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा मसला होता है। तो हम प्री एमरजेंस लाइन सोइंग के ऊपर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उससे आपकी चौड़े पत्तों वाली और दूसरी जड़ी बूटियाँ जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। ये भी एक इसका लाइन सोइंग का बड़ा फ़ायदा है कि आप तरवतर के अंदर करें। उसके बाद खाद जो है, खाद जो पहले ये समझा जाता था कि जो है ना जी कैनोला राया को खाद की ज़रूरत नहीं होती। आजकल जितनी भी अक़साम है सब ये फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्सिव हैं, चाहे वो कैनोला की हों, राय की हों या कोई और फसल है उसकी हों। तो इसलिए खाद ज़रूरी है, क्योंकि हम एक तो ज़मीन ही अपनी लगातार फसल पे फसल लिए जा रहे हैं। देखें, जब ज़मीन में खुराक ही नहीं होगी तो हमारी अच्छी पैदावार कैसे आएगी? और जो हर फसल ने अपनी खुराक इस्तेमाल कर ली होती है, उसके बाद उसे टाइम नहीं मिलता, ना अब हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, ना हम रूढ़ी वाली खाद डालते हैं। तो खाद भी डालनी ज़रूरी है। पहले नंबर तो ये है कि आपको ग्रीन मैन्योरिंग भी करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होगा तो जो हमारी फर्टिलाइज़र हैं वो भी अच्छा रिस्पॉन्स करेंगी। अगर रूढ़ी वाली खुश्क रूढ़ी आपको मिल जाती है वो भी फैलाएँ, उसके अंदर रूढ़ी की खाद भी डालें, और ग्रीन मैन्योरिंग लाजमी साल के अंदर एक दफ़ा करें, जंतर की करें या किसी भी चीज़ की करें। दूसरी बात, जो खादें हैं, केमिकल खादें, इसमें आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त 1 बोरी SOP लाजमी डालनी है। पहले तो नंबर पे तो हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि अपनी ज़मीन का तज्ज़िया कराएँ। हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेबॉर्ट्रीज़ हैं और बड़ी सस्ते उस पे करती हैं, और उसके मुताबिक फिर खादें इस्तेमाल करें। ये जो नॉर्मल ज़मीनें होती हैं, नॉर्मल जो इनके अंदर फर्टिलाइज़र होता है, उसके बारे में हम रिकमेंडेशन ये कर रहे हैं कि 1 बोरी SOP आपने डालनी है। ठीक है, 1 बोरी DAP ज़मीन की तैयारी के वक्त, 1 से 1.5 बोरी DAP ज़मीन की तैयारी या इसके मुतबादिल जो खाते हैं जैसे नाइट्रोफास है वो भी डाल सकते हैं आप। और दूसरा, आपने पहले पानी के साथ यूरिया की 1 बोरी, या अगर आपको लगता है अभी इतनी ज़रूरत नहीं है तो आधा बैग यूरिया पहले पानी के साथ, आधा दूसरे पानी के साथ डालें। और या इसकी जगह अमोनियम सल्फेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 बैग अमोनियम सल्फेट का पहले पानी के साथ डाल दें, 1 दूसरे पानी के साथ डाल दें। इस तरह आपकी जो सल्फ़र की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऑयल सीड क्रॉप हैं इन्हें सल्फ़र की बहुत ज़रूरत होती है, तो इससे पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है, तो आपकी सल्फ़र की ज़रूरत भी अमोनियम सल्फेट पूरी कर देगी। तो अगर यूरिया डाल रहे हैं तो आप बाद में 4-5 किलो दूसरे पानी के साथ जब फसल फूलों पे हो तो सल्फ़र भी डालें। इंशाल्लाह इससे अच्छी से अच्छी पैदावार आएगी। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात फिर वही है कि वक्त काश्त, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं अगर सही वक्त पे काश्त किया होगा फिर ही असरअंदाज होना है, वरना इनका उस तरह असर नहीं होना जिस तरह असर होने का हक़ है। इसलिए वक्त काश्त पे लाजमी आप तवज्जो दें और सही वक्त पे हर फसल को सही वक्त पे काश्त करें। पानी के हवाले से बता दें, इरिगेशन के हवाले से और हार्वेस्टिंग के हवाले से, ये कब हार्वेस्टिंग करनी चाहिए और कब कब पानी देना चाहिए, और ख़ास करके जो लास्ट हमने पानी लगाना है उस हवाले से थोड़ी सी बात कर दीजिए।
देखिए जी, इरिगेशन के हवाले से ये कम पानी लाज़मी इन्हें चाहिए होता है, लेकिन गंदम के मुकाबले में, दूसरी फसलों के मुकाबले में कम पानी चाहिए होता है इसे। एक तो आपने तरबतर के अंदर काश्त करना है, फिर उसके बाद जब आप पहला पानी 25 से 30 दिन बाद, जर्मिनेशन के 25 से 30 दिन बाद हल्का पानी लगाना है, और बारिशों को भी मद्देनज़र रखना है। ये ना हो कि बारिश की कॉस्ट और आप पानी लगा दें और आपकी फसल उससे गिर भी सकती है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पानी जब भी लगाना है बारिश को मद्देनज़र रखते हुए लगाना है। अगर बारिश हो गई है तो वो पानी स्किप कर दें, नेक्स्ट पानी पे चले जाएँ। पहला पानी लगाएँ 25 से 30 दिन बाद, उसके बाद दूसरा पानी भी नेक्स्ट 20, 25, 30 दिन बाद लगेगा आपका। और जो ख़ास तौर पे जब बीज बन रहा हो ना फलियों के अंदर, उस टाइम पानी आपने लाज़मी लगाना है, क्योंकि उससे पैदावार के अंदर खातिर ख़वाह इज़ाफ़ा होता है कि पूरा फूड इनटेक हो रही होती है और दाना बन रहा होता है। अगर उस टाइम आप पानी का स्ट्रेस दे देंगे तो दाने का साइज़ भी सही नहीं बनेगा और उसमें वज़न भी सही नहीं जो है हासिल करना, जिससे आपकी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होगी। दूसरा, हार्वेस्टिंग के लिए जब भी आप कमर्शियल काश्त कर रहे हैं तो बेस्ट ये हमारे तजुर्बात में भी ये आ रहा है कि कंबाइन हार्वेस्टर से इसकी हार्वेस्टिंग करें। उससे उसमें ये होता है कि आप जितनी भी ये कैनोला हो, राया हो, 90% से ज़्यादा आपने फलियाँ पकानी है। ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर से करेंगे, आपकी लेबर भी बचेगी, वक्त भी बचेगा, और उस टाइम अगर गैर मुतवक्का कोई मौसमी हालात हुए उससे भी आपको जो है बचत हो जाएगी आपकी। और सबसे जो बड़ी बात है कि इसके अंदर ये मसला आता है कि शटरिंग होती है, दाना गिरता है, उसकी बचत हो जाएगी। आप वो कम से कम उसमें गिरता है कंबाइन हार्वेस्टर से। वो आम गंदम वाला कंबाइन हार्वेस्टर है, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं, स्पीड कम करते हैं और उसकी जाली चेंज करते हैं, जिससे उसकी आसानी से हार्वेस्टिंग हो सकती है। दूसरे नंबर पे अगर ये मुयसर नहीं है तो कैनोला जो हमारी अक़साम है, गोभी सरसों वाली अक़साम है, इसके अंदर आप 60 से 70% जब फलियाँ ब्राउन हो जाएँ तो उस टाइम आप इसकी कटाई कर लें। ठीक है, और जो राया अक़साम है इसमें 80% तक जब फलियाँ ब्राउन हो जाएँ तो उसके बाद कटाई कर लें और 8 से 10 दिन धूप लगाएँ। उसके बाद इसे आप थ्रेशर से भी आप इसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं और डंडों की मदद से, ट्रैक्टर की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले नंबर पे अगर आपने बड़ी ज़्यादा काश्त की हुई है तो कोशिश करें कि कंबाइन हार्वेस्टर से ही इसकी हार्वेस्टिंग करें। नाज़रीन, शटरिंग के हवाले से हाफ़ साहब ने बात की, तो शटरिंग में जो ज़्यादा होने का जो मकसद है वो मैनुअल में वो ये होता है, जब आप काट रहे होते हैं उस वक्त भी गिरते हैं, उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया तब भी, इस तरीके से ये तमाम प्रोसेस में हमारी जो है ना वो शटरिंग होती है। तो जब हम कंबाइन हार्वेस्टर से कर रहे हैं, फील्ड में खड़ी होती है, हाँ अल्लाह ना करे कोई आंधी या बारिश या इस तरह का तूफ़ान आता है फिर तो शटरिंग होगी, लेकिन इसके अलावा कोई और मेथड नहीं होता और कोई वजह नहीं होती जिससे शटरिंग हो हमारी। एक अहम बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई फसल काश्त करें उसको सीड ट्रीटमेंट ज़रूरी है, सीड ट्रीटमेंट के बगैर आप फसल को काश्त ना करें, ये मेरा आखिरी पैगाम है। इसमें कनोला के बीज को भी 2 किलो बीज हमने इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हमें 2 ग्राम से 2.5 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल आम मिल जाती है मार्केट में, टॉप्सन एम के नाम से ब्रांड भी मौजूद है। तो ये लेके आप 2 किलो बीज को लगा के काश्त करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक ज़मीन वाली और बीज वाली जो बीमारियां हैं ज़मीन और बीज की तरफ से आने वाली उनसे हम बच सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हाफ़िज़ साद मुस्तफ़ा साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया और आपके लिए मालूमात पे मबनी एक इंटरव्यू हमें दिया और मालूमात वहाँ पहुँचाई हमें। आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो के हवाले से, कनोला के हवाले से, फसल के हवाले से, सीड की अवेलेबिलिटी के हवाले से, सीड ख़रीदने के हवाले से कोई भी इशू हो तो आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आएँ और कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना मौसर तरीके से और जितना जल्द जवाब दे सकें हम जवाब दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।